we start, Chaitanya? Yes, sir. Good evening, sir. Good evening. How are you? I'm good, sir. बड़े दिनों बाद देखा आपको मैंने अभी तो। Yes, sir. Yes, काफी sir. टाइम हो गया आपको दिल्ली आए हुए अभी। हाँ सर, बहुत टाइम हो गया आके तो दिल्ली। अच्छा। जॉब में था, बिजी था एंड बाकी प्रिपरेशन भी शुरू हुई है सर उसके साथ। चलिए बढ़िया बढ़िया। Shall we start the session? Yes, sir. We can start the session. Okay. So let's just start with the examination first. आपने यूपीएससी ईपीएफओ का जो एग्जाम क्लियर किया था तो एग्जामिनेशन पे बात करेंगे, कैसे प्रिपरेशन रही है क्या नहीं रहा है। बट उससे पहले प्लीज टेल मी द योर बैकग्राउंड, कैसे आपने पढ़ाई शुरू करी। आपने सीएससी के प्रीलिम्स भी निकाले हैं, आपने मेंस भी दिए हैं, देन हैव क्लियर्ड सीएपीएफ एज वेल, फिर आपने ईपीएफओ की तरफ रुख किया। तो बहुत एक्सपीरियंस आपको मिला है ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन निकालने का, और Yes, कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस आपको ईपीएफओ में हेल्प किया था। तो yes, थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए और फिर ईपीएफओ स्पेसिफिक प्रिपरेशन की हम बात करते हैं। yes. सर बेसिकली मैं तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो मैंने फाइनल ईयर में डिसाइड किया था कि सीएससी का प्रिपरेशन करना है। तब तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था जो ऑक्सिलरी एग्जाम्स है बाकी सीएपीएफ ईपीएफओ वगैरह सब। तो 2020 से मैं सीएससी का ही प्रिपेयर कर रहा था। तो 23 में इसका एक वैकेंसी का मीन्स ऐड आया था, इसका ईपीएफओ का 23 में ऐड आया था। और फिर डेट मेरे हिसाब से 28 मई को प्रीलिम्स हुआ था, तो मेरा सीसेट के वजह से थोड़ा बहुत मार्जिनल मार्क्स से रह गया था सीसेट में। और एक मंथ बाकी था तब प्रिपरेशन के लिए, मीन्स ईपीएफओ एग्जाम के लिए। अभी भी मुझे डेट याद है, जुलाई 2 तारीख को एग्जाम था ईपीएफओ का। तो एज अ बैकअप ही मैंने इसको चूज किया था, क्योंकि सीएपीएफ अगस्त में था उस टाइम पे एंड सिलेबस भी ओवरलैप कर रहा था, 50% ओवरलैप कर रहा था। एंड मेरे पास 1 मंथ था, तो तब मैं आपसे मीन्स कनेक्ट हुआ था। तब मैंने व्यासायस का कोचिंग से कनेक्ट हुआ था और तब आपने काफी ज्यादा सपोर्ट किया था। यानी एक्चुअली मेरा सीएससी का जो 50% ओवरलैप करता है सिलेबस, वो काफी स्ट्रांग था। इसलिए मुझे मैं क्रॉस कर गया, वो जो रिवर क्रॉस कर गया, मीन्स एग्जाम एग्जाम क्लियर कर गया। और 1 मंथ का आपका गाइडेंस था, आपका कोर्स का जो भी मटेरियल था, लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल रिलेशंस वगैरह सब कुछ मैंने अच्छे से किया था। पर मैं ऐसा गाइड तो नहीं करूंगा कि 1 मंथ में प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाता है ईपीएफओ का, क्योंकि अगर मैं उसको 3 मंथ्स या 6 मंथ्स अच्छे से करता तो आज मैं एपीएफसी जरूर क्लियर करके हो Yes. जाता था। यस, एपीएफसी रहता था। मुझे पूरा विश्वास है चैतन्य, आप एपीएफसी होते, यस, यस, डेफिनेटली यस होते सर। अगर आपको थोड़ा सा और टाइम दे दिया होता। और यस, यस, आज पर नहीं तो वो कल भी आप सर एक्चुअली वो 1 मंथ के टाइम फ्रेम में पॉसिबल नहीं होता अगर मैं आपके क्लासेस के साथ कनेक्ट नहीं होता और आपका सपोर्ट नहीं होता। मैंने तब भी 1 मंथ में 15-15, 14-14 घंटा पढ़ाई किया था। तब आपका जो आपने जो इतना अच्छे से मटेरियल वगैरह बनाया है रिसर्च करके, एकदम लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल रिलेशंस वगैरह का सब कुछ, और उसमें पीओआईक्यूज वगैरह भी आपने डाल रखे हैं। यस एंड आपका जो सिलेबस का आपने ये भी बना रखा है कि जो थीम्स होते हैं ना सिलेबस के, कि सिलेबस के कीवर्ड्स के कि कहाँ से क्या आएगा, तो वो थीम्स एक ये एग्जाम के लिए बाइबल है। वो पीडीएफ तो सबने क्लास ज्वाइन करे ना करे कि वो डाउनलोड कर लेना चाहिए, एक डायरेक्शन मिल जाता है एग्जाम का। क्योंकि हम एग्जैक्टली। सीएससी में भी पीवाईक्यूज रेफर करते हैं और उससे ही हमें समझता है कि क्वेश्चंस कैसे वगैरह आएंगे। वो तो आपने अभी भी मैं खुद एओ हूँ और साथ में एपीएफसी का प्रिपेयर करूंगा। और ये बार मैं खुद जॉब के साथ साथ 3 मंथ्स तो प्रिपेयर करूंगा ही करूंगा, क्योंकि 3 to 6 मंथ्स तो लगता ही लगता है ये एग्जाम के लिए। और 25 का एग्जाम जो हमने देखा, तो काफी डायनेमिक्स चेंज हो रहा है सर ईपीएफओ एग्जाम का। लास्ट टाइम थोड़ा टफर लेवल पे था एंड अभी कंसेप्चुअल और टेक्निकलिटीज ज्यादा पूछ रहा है वो एग्जाम में। तो एग्जैक्टली। उसके लिए मैं कहूंगा कि मैं लकी था कि 23 में मैं सेल ऑफ कर गया वो एग्जाम 1 मंथ के प्रिपरेशन में। पर तब भी मैंने 15 आवर्स का रेगुलर पढ़ाई किया था। और एक प्रेशर था ना सर कि सीएससी निकला नहीं है और 2 अटेम्प्ट हो चुका था सर मेरा सीएससी का, तो कैसे भी करके ये निकलना ही है। और एक सर आपने पूछा था कि ऑब्जेक्टिव में मेरा एक हैंड है, 2 मेंस में दे चुका हूँ सीएससी के। तो सर ये जो सीएससी का जो 50% जो सिलेबस ईपीएफओ में 40 to 50% जो आता है सीएससी में, वो तो मेरा अच्छा था ही। तो उसके बाद जो सीएपीएफ हुआ था अगस्त में, वो भी मैंने क्लियर किया था। बट वहां पे मुझे थोड़ा ग्राउंड में थोड़ा दिक्कत आया, तो वो तो नहीं हुआ था। पर यहाँ पे मैंने आपका जो कोर्स लिया था 1 मंथ के प्रिपरेशन में, आपने मेंटरशिप भी दी थी मुझे और बताया था कि कौन से एरियाज है अच्छे से करने हैं, जैसा पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है,
जो अलग-अलग सिक्योरिटी कोड्स है, मीन्स लेबर कोड्स है, वो फिर न्यूमेरिकल्स कराए थे। एंड अकाउंटिंग, मेरा तो बैकग्राउंड अकाउंटिंग का है नहीं सर, मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, तो काफ़ी लोग डर जाते हैं अकाउंटिंग वगैरह से, तो 1 मंथ में क्लियर करना एग्जैक्टली। इतना ईज़ी नहीं होता है। पर अकाउंटिंग का आपने जो वीडियोज़ दिए थे, मैंने 2x स्पीड से देखे थे, तब मैं ऐसा गाइड तो नहीं करूँगा 2x वगैरह पे, पर मैंने उसके वो देख के नोट्स वगैरह किए थे और वही मेरे नोट्स थे सर, मैंने कुछ और अलग से नहीं किया था। एंड मैं और एक बताना चाहूँगा सब लोगों को कि मैं वापस आपसे कनेक्ट हुआ था इंटरव्यू के वक़्त। हमारा इंटरव्यू लेट हुआ था सर, हाँ, 1 साल बाद हुआ था। आपका और एनफोर्समेंट ऑफिसर का इंटरव्यू एपीएफसी से काफी लेट हुआ था। 1 साल बाद हुआ था और वो इंटरव्यू मेरा याद है मुझे नवंबर में हुआ था, 5 में हुआ था। यस, यस, यस। 25 24 में हुआ था शायद, मैं आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दैट। 24 में हुआ था, यस। 23 में एग्ज़ाम दिया था, इंटरव्यू 1 साल बाद हुआ था। 24 में हुआ था, यस। यस सर, यस सर। तो वहाँ पे ऐसा हुआ था सर, मैंने जस्ट मेरा मेंस खत्म किया था यूपीएससी का, और 10 दिन में थोड़ा चिल कर रहा था ऐसे, तो इंटरव्यू का शेड्यूल आ गया था और मेरा 20 डेज़ में इंटरव्यू था। ओके। तो भी आपने मुझे हेल्प की थी कि थोड़ा इंटरव्यू का प्रोग्राम था, तो वो भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि 20 डेज़ में कवर करना है। तब भी मैंने 15 आवर्स, 16 आवर्स लगातार पढ़ाई की है। आपने जो डैफ का मेरा एनालिसिस वगैरह दिया था, तो मैं वो भी रिकमेंड करूँगा स्टूडेंट्स को कि अभी जो सिलेक्ट हुए हैं ईओ वगैरह, मीन्स इंटरव्यू के लिए जो सिलेक्ट हुए हैं, उन्होंने ज़रूर व्यास आईएएस का इंटरव्यू प्रोग्राम भी एक बार एनरोल करना चाहिए, क्योंकि आपका जो डैफ एनालिसिस होता है वो कहीं नहीं मिलेगा उनको, कि जो वो क्वेश्चन है, और लिटरली मेरे लिए वो रिपीटेड हो गया था। मैंने 3 मॉक्स दिए थे व्यास आईएएस के साथ, तो वहाँ का फीडबैक वगैरह भी बहुत बेहतरीन था। और मुझे लिटरली ऐसा ये लग रहा था कि सिमुलेशन हो रहा है यूपीएससी में इंटरव्यू में, मीन्स सब एग्जैक्टली। टैफ के बाहर से तो कुछ आया नहीं था। ईपीएफओ रिलेटेड जो पूछा था आपने कवर कर दिया था सब कुछ, पर वो तो नेक्स्ट स्टेप होता है, पहले मैं ईपीएफओ पे आऊँगा। तो एग्जैक्टली। जैसा मैंने बोला है सर, जैसा अभी ना एक पैटर्न एक बोले। बच्चों के मन में डाउट रहता है, जैसे कि आपने, चलो आपने तो 1 महीने मेहनत की, पढ़ाई की, अभी जहाँ तक है इस साल एग्ज़ाम हो ही रहा है, नोटिफ़िकेशन तो 100% आना ही है, एग्ज़ाम भी 100% होना ही है। जहाँ तक है इसमें एग्ज़ाम दिसंबर तक होना है, और उस हिसाब से देखा जाए दिसंबर तक 7 महीने आराम से हैं। 6-7 महीने तो हैं ही हैं बच्चों के पास, अगर यस सर, 5-10 दिन में यस वो सर, स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन भी। तो बच्चों के मन यस में सर, बड़ा एक डाउट आता है कि 6 महीने क्या इनफ है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे सीएसई जो प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाते हैं, या जो पहली बार दे रहे हैं, उनको लगता है कि यूपीएससी जैसा बड़ा एग्ज़ाम है, तो उनको बड़ा डर लगता है कि हिस्ट्री, पॉलिटी, लेबर लॉज़ ऐसी सब्जेक्ट क्या कवर हो पाएँगे? तो आपको अपने एक्सपीरियंस से क्या लगता है? आपने 1 महीने में कवर कर लिया, आपको एक्सपीरियंस था। क्या कोई बिगिनर आपके हिसाब से, क्योंकि आप भी कभी बिगिनर थे, तो यस उस सर, यस सर, पर्सपेक्टिव से आपको लगता है 6-7 महीने, क्योंकि बहुत से बच्चे मुझसे सवाल पूछते हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या पॉसिबल है इसकी तैयारी करना? अगर 6 महीने आपको दिए होते, आप बिगिनर यस सर, होते, तो क्या आप ये एग्ज़ाम निकाल पाते और क्या यस आपकी सर, ये स्ट्रैटेजी होती? यस सर, मोर देन इनफ है सर, 6 मंथ्स एग्ज़ाम के लिए ये। पर मेरा जो मैं 1 महीने वाला, वो तो मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा। जो राइट टाइम है वो अभी से है। नोटिफ़िकेशन अगर आ चुका है, तो अभी से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करना है, और डूएबल है सर, क्योंकि 40% सिलेबस ओवरलैप करता है। बात आती है 60% जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स है ये एग्ज़ाम के। हम अगर पीडीएफ में जाएँगे, प्रीवियस 25 का जो ऐड आया था, उसमें जो मेंशन किया रखा है, और वैसा इसका जो थीम्स का, सिलेबस के थीम्स का जो है पीडीएफ, वहाँ से एक अंदाज़ा आ जाएगा कि 60% क्वेश्चन तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस, अकाउंटिंग, कंप्यूटर एंड ये सब सब्जेक्ट्स पे आता है। तो इसको तो मैं बोलूँगा सर, 3-4 मंथ्स का प्रिपरेशन तो लगता ही लगता है। बट डूएबल है सर, 3-4 मंथ्स में एक राइट गाइडेंस के अंडर। आपका जो पीडीएफ्स वगैरह जो बना रखा है आपने, बहुत काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क किया है उसमें। तो आई कैन मीन्स फुल्ली ट्रस्ट यू, एंड आई कैन से द एस्पिरेंट्स कि वो आप ये ऑर्गेनाइजेशन को ट्रस्ट कर सकता है, और इसका मटेरियल पूरा अगर कर लेगा ना कोई, तो आई डोंट थिंक कि उसके बाहर कोई क्वेश्चन आएगा, या उसको वो क्वेश्चन नहीं जमेगा, ऐसा कुछ लगेगा। प्लस मैं और ऐड करूँगा कि सर, जो भी कोर्स रहेगा उसके वीडियोज़ देखकर, उसका जो मटेरियल सब रिवाइज़ वगैरह करके, 3-4 मंथ्स में ये कोर्स खत्म होगा। उसके बाद 2 मंथ्स मॉक वगैरह देने को टाइम मिलेगा सर। वो बहुत इंपॉर्टेंट है सर। वहाँ पे हमें स्वॉट एनालिसिस करते आएगा कि हम कहाँ गलत है। जैसा हम प्री को करते हैं सर, जनवरी से स्टार्ट करते हुँ, हैं, बहुत एस्पिरेंट्स मई में हुँ। एग्ज़ाम होता है, तो दिसंबर बिल्कुल, से स्टार्ट जनवरी से करते हैं स्टार्ट सर। करते हैं प्रीलिम्स के लिए, और 4 महीने, मार्च अप्रैल तक 4-5 तो, महीने में यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं या बच्चे। या अप्रैल तक तो दे स्टडी द ऑल सिलेबस, होल सिलेबस, एंड सर दे गिव द सेक्शनल टेस्ट। बिल्कुल। सेम
मैराथन जैसा भागना है ये ईपीएफओ के लिए, और सेम रिदम यही कंटिन्यू करना है इधर भी। और लास्ट 2 मंथ सर टेस्ट सीरीज वगैरह पे बहुत फोकस करना है सर। दिक्कत ये होती है क्योंकि पैटर्न बहुत चेंज हुआ है सर। 23 हम थोड़ा लकी थे कि 2 साल बाद पेपर आया था उसका, एंड भी बहुत सारे आए थे तब तो। और पेपर भी इतना ये नहीं था कि इतना टफर लेवल पे था, पर 25 का अगर हम पेपर देखेंगे तो या मैं कहूंगा कि एक एक्सपर्ट गाइडेंस, एक कोचिंग की इस एग्जाम को थोड़ी बहुत नीड तो होगी, एटलीस्ट मटेरियल और जो भी वीडियोस देख के, क्योंकि इसमें जो टेक्निकलिटीज है वो, क्योंकि सब वो बैकग्राउंड से नहीं आते हैं ना सर, तो उसका कवर करना कोई कोचिंग है इससे रिकमेंड करके। और कोचिंग क्या है ना सर, एक डायरेक्शन देता है बंदे को कि 3 मंथ्स अगर 3 मंथ्स में करना है तो 3 मंथ्स में वो सिलेबस वगैरह खुद का भी एक पूरा सिलेबस कोचिंग के साथ कंप्लीट होगा, और उसको एक रूट मैप रहेगा कि आखिरी 2 मंथ्स में उसको टेस्ट देना है, वो कहाँ है, एंड बाकी एस्पिरेंट्स के साथ वो कहाँ लाए करता है, वो सब समझेगा उसको सर। तो मेनली सर डुएबल है, और दिस इज द राइट टाइम अभी स्टार्ट करना, इज द राइट टाइम, क्योंकि सर कंपटीशन भी बहुत बढ़ चुका है। अभी हम देख रहे हैं कि हमारे बैच में जो हम सब थे कि ऐसे हमारा कभी पहला प्रेफरेंस ईपीएफओ नहीं था सर। फर्स्ट प्रेफरेंस तो ईपीएफओ नहीं था। वी हैव कम हियर एक्सीडेंटली, ऐसा बोलेंगे हम, ये एग्जाम यहाँ पे आएंगे सबका पर। बैकअप होता है, सबके लिए बैकअप ही होता यस है ये। बैकअप है, पर नाउ आई कैन से आई एम एट द बेस्ट प्लेस वर्किंग। 9 to 5 वाला जॉब है ये, एंड उसके बाद भी आप काफी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर वगैरह कर सकते हो, एओ साथ में रह के, या एपीएफसी बन के भी प्रिपेयर कर सकते हो आप। तो ये एक एड ऑन है। अगर सीएपीएफ वगैरह करोगे, मैं उसको किसी को डिमोरलाइज नहीं करना चाह रहा हूँ कि सीएपीएफ मत करो, पर सीएपीएफ वगैरह एक ग्राउंड जॉब है सर, तो फील्ड उसमें तो जॉब है, पढ़ना तो मुश्किल है। ट्रेनिंग है वगैरह साथ में साथ वो कर नहीं सकते आप। तो दिस इज बेस्ट बैकअप अगर किसी के अटेम्प्ट्स एग्जॉस्ट हो चुके हैं, या किसी को और प्रिपेयर भी करना है, जैसे मैं खुद भी प्रिपेयर कर रहा हूँ सर बाकी एग्जाम्स के लिए। और अगर ऐसा भी नहीं है कि कुछ नहीं होता है तो, बट आई एम एट द बेस्ट प्लेस सर, कोई इशू नहीं है उसमें, ये जॉब में सब कुछ बढ़िया है। एंड अभी अगर करना है तो ये राइट टाइम है, क्योंकि कंपटीशन बहुत है सर अभी। अगर कट थ्रोट कंपटीशन है, मैं नहीं करूंगा तो कोई और करेगा, बिल्कुल और वो बिल्कुल। क्लियर। और एज और लिमिट के हिसाब वो से तो बिगनर है वैसे सर, भी बहुत बिगनर सारे बच्चे देते हैं इसको क्या, एग्जाम। बिगनर ने ये बात समझनी चाहिए कि उनका कंपटीशन है जो सीएससी में इंटरव्यू में क्लियर नहीं किए, सीएपीएफ जिनका क्लियर नहीं हुआ है, जिनके प्री या जो निकल के ऑलरेडी मींस ईओ में सिलेक्टेड हैं, वो में एपीएफसी बनना सिलेक्टेड है, जैसा चाहते हैं। मैं भी बैठूंगा सर एपीएफसी के लिए। तो अभी आप तो जानते हैं सर, हमारा एक अ, एक एक मार्जिन हम ऑलरेडी लेवल क्रिएट हो चुका है। तो आप जैसा कोई गाइडेंस मिल जाए, क्लास मिल जाए, तो पहले तो उसका फाउंडेशन अच्छा होगा। जैसा मेरा थोड़ा इफ्स एंड बट्स थे, मैंने 1 महीने में जितना हो सकता है किया, पर मैं एस्पिरेंट्स को बोलूंगा कि शॉर्टकट्स पे रिलाई ना करें 1-2 मंथ्स के प्रिपरेशन पे, क्योंकि इससे बस कट ऑफ क्लियर होगा। फिर इंटरव्यू में तो आपने ही मदद की थी मुझे 20 डेज में, तब भी मैंने 15-16 आवर्स प्रिपेयर किया था, जो कि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है इतना प्रिपेयर करना, इतना ये वो। तो मेरा ये इंटरव्यू में थोड़ा अच्छा स्कोर आया था, तो मैं कट ऑफ क्लियर कर पाया था, बट मैं बस मार्जिन क्रॉस किया था, तो अच्छे मार्जिन से क्लियर करके अगर एपीएफसी तो बहुत बढ़िया जॉब है, लेवल 10 का जॉब है सर, यानी लेवल 10 आईएएस का भी लेवल 10 का जॉब होता है सर। बिल्कुल। तो नहीं, एपीएफसी सैलरी वगैरह कहीं ना वगैरह तो कहीं सेम ही होता है, देखा जाए तो सीएसई की बहुत सारी सर्विसेज से बेटर है। आईएएस आईपीएस बेटर है। आईआरएस को छोड़ दें तो बहुत सारी ऐसी सर्विसेज है, यूपीएससी सीएसई में भी, सिविल सर्विसेज में भी, उनसे बहुत अच्छी जॉब है। और आप तो खैर मैं क्लोजली फॉलो या कर ही रहे हैं, क्लोजली डिपार्टमेंट में काम कर ही रहे हैं, तो आपको तो बेहतर यस पता है। सर, यस। एक और एक बेटर ये दे रहा था सर गॉज, एक कि अगर 3 मंथ्स का फाउंडेशन करके कोई टेस्ट सीरीज वगैरह करके एक नॉच लेवल पे प्रिपरेशन करेगा, अच्छे लेवल पे मॉको करे, तो उसका ईओ भी क्लियर होगा, एपीएफसी भी क्लियर होगा। हम्म, तो बाद में इंटरव्यू तो, अगर वो इंटरव्यू के मार्क्स वगैरह देख के उसके पास एपीएफसी नहीं भी हुआ तो ईओ का बैकअप है, एपीएफसी इंटरव्यू का बैकअप है, क्योंकि एपीएफसी का इंटरव्यू पहले होता है, ईओ का बाद में होता है नॉर्मल सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो और एक बच्चे को हमेशा एम, दोनों का इंटरव्यू या देने का मौका एम मिलता है। एम एम हमेशा हाई रखना चाहिए बंदे ने, कोई भी एस्पिरेंट ने, कि एपीएफसी निकले तो साइड बाय साइड ईओ भी निकल जाएगा, एओ का एग्जाम भी निकल जाएगा, क्योंकि एग्जैक्टली। सिलेबस ओवरलैप करता है सर उसका दोनों बिल्कुल। का। तो अचेतन, जैसा कि आप ऑलरेडी ईपीएफओ में सिलेक्टेड हैं, आपका डेली प्रोफाइल क्या रहता है? न्यूली पोस्टेड हैं आप, और साथ के साथ अपनी पढ़ाई को भी मैनेज आप कर रहे हैं। आप कैसे जी सर। मैनेज कर पा रहे हैं डेली सिचुएशन? क्या रूटीन रहता है? क्या एम है आपका आगे? और आपको भी मुश्किल से 2 या 3 घंटे मिल पाते होंगे अभी तो।
और अभी तो मार्च एंडिंग, यस अभी तो फाइनेंशियल ईयर का एंडिंग हो रहा था, तो आपको यस थोड़ा, सर यस आपने कहा वर्कलोड भी ज़्यादा था, तो थोड़ा अपनी वर्क यस प्रोफाइल के बारे में समझाइए। काफ़ी बच्चे कहते हैं कि सर इसमें पढ़ने का मौका नहीं मिलता है, नहीं पढ़ पाते हैं, और बच्चों को ये भी नहीं पता कि अकाउंट्स ऑफिसर और इन्फोर्समेंट ऑफिसर में क्या फ़र्क है। थोड़ा इसके बारे में एक बार आप ब्रीफ दे दीजिए। जी सर जी सर सर, तो पहले सबसे पहले तो मैं ये मिथ क्लियर करना चाहूंगा कि पढ़ाई को टाइम वगैरह नहीं मिलता है, ये तो बिल्कुल गलत बात है। अ, अगर आपको कोई एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है तो आगे प्रिपेयर करना है तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट जॉब, क्योंकि ये टिपिकल 9 to 5 वाला जॉब है। एंड आप देखोगे सर ईपीएफओ के ऑफिसेज भी अच्छे अच्छे सिटीज में है सर, जो डेवलप्ड हो चुके हैं, बिल्कुल, जैसा मेट्रो सिटीज है। पोस्टिंग एंड मेट्रो बाकी अभी सिटीज़ में मेरा ही आती है इसकी। मेरा पोस्टिंग कडप्पा में, पर वो भी एयरपोर्ट से कनेक्टेड है, मीन्स ऐसा एयरपोर्ट की अच्छा, कनेक्टिविटी वगैरह है, सब कुछ है। तो अच्छा, अच्छा। अभी तो मेरा ऑन जॉब ट्रेनिंग भी चल रहा है, बट कभी ऐसा नहीं हुआ कि 9 to 5 का ब्रीच करना पड़ा या एकदम हेडेक आया कि बहुत ज्यादा वर्क आ गया वगैरह। काफी स्टाफ वगैरह भी सपोर्टिव है। एंड आदमी जब मीन्स ज्वाइन कर लेता है ऑर्गेनाइजेशन, इवेंचुअली ऑन जॉब ट्रेनिंग पे वो सीख लेता है कि कैसे करना है, क्या करना है। एंड बीच में 5 के बाद तो जैसा हम बाकी ऑफिस के बाद भी बैंक वगैरह में जैसा काम करते, तो बाकी घर पे हम वो काम लेके जाते हैं कि ये काम वगैरह करना है। यहाँ पे कैसा है सर, सर्वर पे कनेक्टेड है, तो घर से तो काम नहीं कर सकते हम, जो अच्छा, ऑफिस में करना है। एंड वो अच्छा, काम डुएबल है, 6 to 8 आवर्स में हो वो जाता काम है। डुएबल है। हाँ, 5 to 6 आवर्स में पूरा काम कोई कंप्लीट हो वर्क जाता है मतलब ऑफिस किसी का। तरह का टारगेट, किसी तरह का वर्क प्रेशर कि करना ही करना है, सेलिंग वेलिंग का कुछ इंस्पेक्शन का प्रेशर होता है आप पे? सर अभी तो आपने जैसा पूछा कि लोगों को पता नहीं है एओ और ईओ में फर्क क्या है, तो अकाउंट्स ऑफिसर मीन्स जब हम एक बंदा एओ ईओ की एग्जाम क्लियर के ज्वाइन करता है तो ही बिकम्स एन अकाउंट्स ऑफिसर। ही इज ऑन अ प्रोबेशन पीरियड फॉर 2 years एंड आफ्टर 2 years ही बिकम्स एन एनफोर्समेंट ऑफिसर। तो बेसिकली अकाउंट्स ऑफिसर का काम होता है क्लेम सेटल करना, जो अलग अलग फॉर्म्स आते हैं। ईपीएफओ क्या है, ईपीएफओ ये ईपीएफ जो एक्ट है 1951 वाला, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बॉडी बना है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो उसी में सब ये स्कीम्स वगैरह, जो सब सोशल सिक्योरिटी सेक्टर है हमारा, वहाँ के जो वर्कर्स वगैरह उनको जो बेनिफिट्स मिलने चाहिए पीएफ वगैरह के, तो अकाउंट्स ऑफिसर का वही काम होता है कि इनके सबके क्लेम्स वगैरह सेटल करना। एंड रिगार्डिंग एनफोर्समेंट ऑफिसर, उसका काम है सर ये एक्ट को एनफोर्स करना सर, कंप्लायंस वगैरह देखना वगैरह। पर वही बात होती है सर कि ये काम तो मीन्स बनने के बाद 2 years के बाद उसको करना पड़ता है। फर्स्ट 2 years तो फ्री है। he has a desk job he फर्स्ट टू has ईयर्स तो वो उसको सीएससी की या आगे और भी तैयारी कर सकता है, बिल्कुल आईएएस की बिल्कुल तैयारी अच्छे कर से सकता है। प्रिपेयर कर सकता है, यस अच्छे से प्रिपेयर कर सकता है, क्योंकि इट्स अ डेस्क जॉब नॉट अ फील्ड जॉब फर्स्ट 2 years। देन भी फील्ड जॉब होता है 2 साल के बाद, वो ईओ होता है तो 2 साल के लिए, वो 3 साल की ही बिकम्स एन ईओ। First 2 years AO, then 3 years EO, and then again the role is converted to AO। एंड 5 साल बाद एक ईओ एलिजिबल होता है प्रमोशन के लिए, एपीएफसी के लेवल 10 के प्रमोशन के लिए सर। हम्म, तो अकाउंट ऑफिसर जैसा एक बैंक का एम्प्लॉय होता है कि एक पीसी के सामने बैठ के वगैरह अकाउंट्स, उसको सब क्लेम्स वगैरह डेस्क जॉब बोलते हैं, जैसा वो सब सेटल करना है। तो यहाँ पे वो फिजिकल एक्सर्शन वाला वो भी फंडा नहीं है सर, कि अच्छा। लोग बोलते हैं यार यार मैं तो थक गया 8 घंटा काम करके, वो जो थकान होती है, अब हमसे पूछो सर, तो डुएबल है सर। हम 2-3 आवर्स काम करके थोड़ा ब्रेक ले लिया हमने, टी ब्रेक वगैरह, ऐसा मतलब ऐसा खासते। कंसिस्टेंटली ऐसे पीसी के सामने नहीं बैठना पड़ता कि नहीं नहीं फटाफट फटाफट कुछ नहीं कर सर, ही रहे हैं। बस एक जैसा एक ये होता है कि कोई भी क्लेम 7, टारगेट ये होता है कि कोई भी क्लेम को 7 दिन से ज्यादा पेंडिंग नहीं रखना है। और क्लेम क्या चीज है सर, वही फॉर्म पीसी पे सब इनका सॉफ्टवेयर है ईपीएफओ का, वहां पे सब कुछ बना बनाया है। हमको सब चेकलिस्ट इनके साइट पे सब कुछ चेकलिस्ट है कि क्या क्या चेक करना है, सब अमाउंट्स वगैरह बराबर है कि नहीं, अकाउंट मेंबर का नाम सही है कि नहीं, उसका ज्वाइनिंग कब हुआ है, एग्जिट वगैरह, ये सब मैं अभी जो ज्वाइन करेगा वो खुद सीख जाएगा। पर काम डुएबल है सर, ना मेंटली एग्जॉस्टिव है ना फिजिकली एग्जॉस्टिव है। मैं सर 5 बजे, मेरा आपने शेड्यूल पूछा था तो मैं 9:15 का यहाँ लॉग इन का टाइमिंग होता है, 9:15 से 10 तक कर सकते हो। और 5:45 तक लॉग आउट करना ये तो होता है है, सर, 9:15 लॉग इन लॉग आउट का हाँ। टाइम ही रहता है। और सर और एक इनका रूल है सेंट्रल गवर्नमेंट का कि 40 आवर्स वर्किंग है सर, मैक्सिमम 40 आवर्स वर्क करना है। चाहे तुम ये 40 आवर्स पूरा कंप्लीट करो तो तुम 9:30 से 5:30 कर लो, अच्छा। या 9:45 से 5:45 कर लो,
बीच में 1 बजे से 2 बजे इनका लंच ब्रेक होता है, तो वो भी काफ़ी चिल होता है। एंड सर बस वही है कि क्लेम जो होते हैं वो 7 दिन से ज़्यादा नहीं रहने चाहिए, और कितना दिन का 100-200 क्लेम है वो बेसिकली डूएबल है सर। मैं 5:45 को घर पहुँचता हूँ, फ्रेश वगैरह होके 6:30 7 ओ क्लॉक को मेरा स्टडी स्टार्ट करता हूँ सर मैं। अच्छा, आधा 6 घंटा 7 रेस्ट, तक आपकी स्टडी स्टार्ट हो 7 जाती है और का स्टार्टिंग फॉर्म में ये साल प्रीलिम्स भी दे रहा हूँ। 24 मई को मेरा भी एग्जाम है। तो 7 बजे से 9 बजे का मेरा पहला एक चंक होता है, पढ़ाई का सेशन होता है। वो पढ़ के मैं डिनर करता हूँ, रात का मेरा डिनर करता हूँ 9:45 तक। तो 9:45 से 12 तक मेरा सेकंड चंक होता है सर। एंड फिर ये मंडे टू फ्राइडे रहता है सर, और सुबह 7-8 बजे तक उठ जाता हूँ, 8 घंटा स्लीप भी हो जाता है मेरा आराम से, 7 से 8 घंटा। देन जो बचा-कुचा जो मेरा बैकलॉग है वो सैटरडे संडे दबा के पढ़ाई करता हूँ सर। सैटरडे संडे तो छुट्टी होता है। मेन सैटरडे बेनिफिट संडे ये है ना आपको सर, अच्छा टाइम मिल जाता है और आप मेन कर बेनिफिट लेते है, हैं यस कवर। सर। ये जॉब का मेन बेनिफिट है ना सर कि जैसा हम बोलते हैं जो ऑफिस के बाद ना हैंगओवर्स है ना, ऑफिस के बाद कोई पूछेगा नहीं तुमको कि क्या काम, ये काम रह गया वगैरह, कोई कॉल नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। सैटरडे संडे भी कोई कुछ कॉल नहीं आएगा, जो आएगा काम वगैरह 9 to 5 के बीच में ही आएगा, अच्छा। ऑफिशियल काम। एक बार तुम लॉग आउट कर दिए 5:30 के बाद वगैरह, तो तुम तुम्हारा पर्सनल काम कर सकते हो सर। इतना फ्रीडम मुझे नहीं लगता कोई देगा, कोई हाँ, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन देगा इतना या फ्रीडम कोई एग्जाम जनरली के थ्रू होगा सर। सीएपीएफ में भी नहीं होता है, सीएससी में भी नहीं होता है, कोई आईएएस आईपीएस भी होता है तो उसको पूरी रात भर ड्यूटी पे रहना पड़ता है। ये लॉग इन लॉग आउट का ऑप्शन नहीं होता। अच्छी बात ये है कि इस एग्जाम के जरिए जो आदमी आगे बढ़ना चाहता है और एग्जाम देना चाहता है वो दे सकता है शुरू के 2 साल सेलेक्ट होने के बाद। यस सर, यस सर। अकाउंट्स ऑफिसर जब रहता है तो काफी ज्यादा स्कोप होता है, क्योंकि बाद में तो फील्ड ऑफिसर होता है। ऐसा नहीं बोलूंगा कि तब भी प्रिपेयर नहीं करेगा, पर थोड़ा मेंटली एग्जॉस्टिव इतना भी नहीं है कि, पर 8 आवर्स ही है वो भी, उसमें भी 6 आवर्स। क्या एनफोर्समेंट ऑफिसर का काम क्या होता है कि अलग अलग एस्टेब्लिशमेंट में जाके देखना है कि मेंबर्स का पीएफ अकाउंट बना है कि नहीं, एम्प्लॉयर उसका कंट्रीब्यूशन दे रहा है कि नहीं, एम्प्लॉयर उसका कंट्रीब्यूशन दे रहा है कि नहीं, एम्प्लॉय का यूएन नंबर बना है कि नहीं। यूएन नंबर एक परमानेंट उसका नंबर होता है, वो आप खुद कोर्स में पढ़ोगे इन सबको, जो एक्ट्स वगैरह सब बेनिफिट्स उनको मिल रहे हैं कि नहीं, ये सब जो एक्ट्स वगैरह है उनका लिटरली इम्प्लीमेंटेशन चेक करने का काम ईओ का होता है। और व्हेन ही इज इन द ऑफिस ही इज एन एओ, व्हेन ही इज ऑन द ग्राउंड ही इज एन ईओ। सिंपल अगर डिफरेंशिएट करना है मुझे तो दोनों में, जब वो ईओ ऑफिस में आता है तो वो एओ बन जाता है, जब बाहर जाता है तो ईओ बन जाता है। इनफैक्ट ये आपने ही सिखाया था मुझे जब मैं इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहा था। तो ये एनफोर्समेंट मुझे इंटरव्यू में ऑफिसर्स क्वेश्चन पूछा था जो सर 2017 यूपीएससी में। बैच के अपने ऑफिसर्स हैं जो सिलेक्ट हुए थे, तो वो जो एनफोर्समेंट ऑफिसर्स है उनका थोड़ा सा एक्टिक रहता है, बट वो है कि चलो 2 साल तक तो छूट मिल जाती है। और इन्फोर्समेंट ऑफिसर भी डिपेंड करता है कहाँ पोस्टेड हो, राइट। आप जहाँ यस सर, यस सर। पोस्टेड है वहाँ पे वर्कलोड उस हिसाब से रहता है। आपका आप जहाँ पे पोस्टेड है वहाँ पे कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या रहता है, आपके स्टाफ कैसा है, जूनियर सीनियर कैसे हैं, क्या आपका रहता है ओवरऑल, थोड़ा सा बताइए। यस सर, स्टाफ तो काफी कॉर्डियल है सर। मैं तो आउट ऑफ द मीन्स बीइंग एन आउटसाइडर, मैं आंध्रा का तो नहीं हूँ, मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। हाँ। तो स्टार्ट में तो आपको तो पता है मीन्स लैंग्वेज वगैरह का पहले डर था कि लैंग्वेज का इशू होगा, ये होगा कि लोग मेरे को एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। पर द बॉस हैज बीन वेरी सपोर्टिव। मीन्स द रीजनल आरपीएफसी 1, आरपीएफसी 2, दे स्टैंड फॉर मीन्स रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर 1 एंड 2। ऑल्सो द एपीएफसी हैज बीन वेरी सपोर्टिव। वो हमेशा मुझे पूछते हैं, जो भी ज्वाइनीज होते हैं एओज वगैरह, उनको पहले ट्रेनिंग वगैरह कराया जाता है, उनको बुलाया जाता है कि तुमको कोई दिक्कत तो आ नहीं रही है वगैरह। एंड सर एओ भी ऐसा हम समझेंगे कि लेवल 8 का जॉब है, तो कोई छोटा जॉब नहीं है सर ये। मीन्स एओ का जॉब जो एसएससी के थ्रू आप जाओगे तो एसएससी में वो लेवल 7 का जॉब है एओ का। जो वहाँ पे जो एएसओ वगैरह होते हैं वो लेवल 7 का जॉब है। वहाँ पे अगर तुम हाँ। जीएसटी इंस्पेक्टर वगैरह बनोगे तो वो काफी डिमांडिंग जॉब है सर, फिजिकली एग्जॉस्टिव है, फील्ड पे वगैरह रहना पड़ता है। तो यहाँ पे तुमको एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा जब तुम लोगों के क्लेम्स वगैरह सेटल करोगे, लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। तुम्हारे वजह से किसी को हैप्पीनेस मिल रहा है, किसी पे इन्फ्लुएंस हो रहा है तुम्हारा, तो एक उससे ज्यादा किसी को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा सर। और तुम्हारे अंडर एटलीस्ट 30-40 लोग होंगे। तुम जब अकाउंट्स ऑफिसर बनोगे तो तुमको एक सेक्शन दिया जाता है, अकाउंट सेक्शन 1। मैं अभी सपोज मैं लीड कर रहा हूँ अकाउंट सेक्शन 6। वहां पे एटलीस्ट 20 डीलिंग असिस्टेंट्स बैठते हैं मेरे अंडर। अच्छा। वो एसएससी के थ्रू वो क्लियर करके वो लगते हैं। वो लेवल 6 जॉब है सर।
तो अच्छा। उन पे तुम कमांड कर सकते हो, उनके उनसे काम करा सकते हो। वो लोग तो उनको छुट्टी भी चाहिए तो तुमसे परमिशन उनको मांगना पड़ता है, सब कुछ। तो एक अच्छा अलग लेवल का एक सैटिस्फैक्शन, एक अथॉरिटी भी लगता है आदमी को कि है। एंड एपीएफसी को देख के लगता है कि बहुत वो रहता है ना मोटिवेशन सर, होता है। ये दिल मांगे मोर, वो जो बोल एक फीलिंग आती है कि अब मुझे जैसा सबसे ज्यादा अगर कोई खुश हुआ होगा तो मैं हुआ था एपीएफसी का ऐड देख के, कि मैं हाँ, लास्ट ईयर थोड़ा मिस कर नहीं गया था क्योंकि मैं मेरा पर्सनली मैंने शायद जो एपीएफसी का जब आरटीआई का रिप्लाई आया था जो मैंने फाइल किया था, वो तो आप सबसे देख पहले ही रहे आपने होंगे। मुझे वो आरटीआई तो बताया। हर कोई अभी कोचिंग वाला खोल के बता रहा है, वो सब वो आरटीआई जो भी मैंने लगाई थी। इनफैक्ट मैं सब एस्पिरेंट्स को बताना चाहूंगा, लास्ट ईयर आपने जनवरी में ही बोल दिया था, शायद जनवरी फेब में, कि लास्ट ईयर के एग्जाम का कि एग्जाम होगा। यस। और बाद में बात चल रही थी कि अप्रैल मई में कि ये एग्जाम आगे ढकले जाएगा, आगे ढकल दिया जाएगा और ये ऐड नहीं आएगा। पर आप कॉन्फिडेंट थे, मुझे याद है, तब मैं आपके अंडर मेंटरशिप में था सीएससी मेंस के लिए। और मैं स्टूडेंट्स को अभी भी बताऊंगा कि मैं आपके अभी भी अंडर हूँ, मेंस का प्रिपरेशन आपके अंडर ही कर रहा हूँ मैं। तो तब आप फर्स्ट थे। ये पूरे अलग अलग जो चेन है ईपीएफओ का जो इकोसिस्टम है, व्यास वाला फर्स्ट था कि जिन्होंने रिटर्न प्रूफ डाला था, मीन रिटर्न जो एक पेज का प्रिंट आउट आया था कि 25 नवंबर को सेंटर्स अलॉट किए जाए। आपने फर्स्ट, अभी भी मुझे डेट याद है, कुछ जुलाई 5 या 6 तारीख थी, आपने वो डाला था। तब बातें ऐसी बन रही थी कि मार्च में ये एग्जाम होगा, फेब में होगा, या एग्जाम नहीं भी होगा। हाँ, तो कैंसलेशन का था। या तो पहली बात तो आपके पास इन्फो, आपका जो इंसाइडर जो भी है आपके पास पक्की खबर रहती है सर, वो है। एंड आपका जो 2020 से आपने जो ये इकोसिस्टम बना रखा है ईपीएफओ का जो एक्सपीरियंस है, वो आई डोंट थिंक एनी क्लासेस के पास होगा। तो मैं कोई भी एस्पिरेंट को बोलूंगा तो जो हैंड होल्डिंग जो आप करते हो क्लासेस वगैरह में, वो कहीं नहीं मिलेगा। और बिगनर के लिए तो बेस्ट जगह है। मैं अगर 1 मंथ में क्लियर कर सकता हूँ एक अच्छे मेंटर के अंडर, आपके अंडर, तो क्यों ना बाकी एस्पिरेंट्स जो बिल्कुल, बिगनर है वो बिल्कुल। क्यों ना क्लियर और कर इस बार सकते हैं सर पक्का आप 40। कमिश्नर भी बनेंगे। और क्योंकि जितना आप पढ़ रहे हैं, जितने सिंसियर आप हैं, मैं जानता हूँ, तो डेफिनिटली जब इसका एग्जाम होगा, और बहुत से लोग हैं, बहुत से इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स हैं जो ऑलरेडी एपीएफसी बनना चाहते हैं। कट ऑफ थोड़ी सी उसकी ज्यादा जाती है, पर वैकेंसीज इस बार आपने अगर देखा होगा तो काफी तो वही ज्यादा है। मैं बता रहा हूँ सर, पिछले साल वैकेंसीज 40 आए थे बस, ये बार हाँ, डबल वैकेंसीज है। तो मैं सब एस्पिरेंट्स को बोलूंगा कि ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आएगी, शायद अगले साल, पता नहीं अगले साल एग्जाम हो या ना हो, क्योंकि ये एग्जाम का फ्रीक्वेंसी क्योंकि देखेंगे तो कैडर रिस्ट्रक्चरिंग 2017 का में भी हुआ चल था। रहा था, अगर आपको पता हो तो। यस सर, यस थोड़ा सर, मुझे भी अंदर की बात। जनवरी फरवरी तक तो थोड़ा मुझे भी डाउटफुल था, लेकिन जैसे ही वो आरटीआई का रिप्लाई आया और मुझे यस कहीं सर, से यस पता चला था, आप जानते ही हैं, तो उसमें यस उन्होंने मुझे बता दिया था 1 महीने पहले कि एक की यस ये सर। वैकेंसी से। बट ठीक है, क्योंकि क्रेडिबल प्रूफ चाहिए होता है, रिटर्न एंड चाहिए सर होता है। आपका इतना इतना अच्छा चेन है कि एस्पिरेंट्स को आप बीच बीच में जो सेशंस भी देते हैं, जो मैं जैसा हूँ अभी आपके साथ सेशन कर रहा हूँ, एवर्स वगैरह, तो एक एस्पिरेंट को और चाहिए क्या है प्रूफ बोल के कि ये क्लास का स्टूडेंट है जो यहाँ से पास आउट हो चुका है, मीन्स क्लास करके एग्जाम क्लियर कर चुका है। तो एक कॉन्फिडेंस आता है, भरोसा आता है कि ये आदमी सही बिल्कुल, है, ये ट्रस्टवर्दी है, एक्चुअली इसके में पास। यही स्टूडेंट्स ना जल्दी से ईपीएफओ जैसे एग्जाम्स में घुसते नहीं है। उनको लगता है कि इसमें ये है, वो है, होगा कि नहीं होगा। बट आप देखेंगे जितने 2020 में हुआ, फिर 23 में हुआ, फिर 25 में, उस साल फिर होने जा रहा है। तो जो कर रहा है तैयारी, तो वो ये देगा। बात भूलना नहीं चाहिए, एस्पिरेंट ने ये बात भूलना नहीं चाहिए कि लेवल 10 का जॉब इतने इजीली कोई भी एग्जाम नहीं देता है सर, कि हाँ, एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम है एंड डायरेक्ट इंटरव्यू है सर। बिल्कुल। लेवल 8 वाला भी जॉब सर, ये जॉब जो ईओ एओ वाला जॉब है, मैं बोलूंगा इट्स अ गुड जॉब, नॉट एवरेज एंड नॉट वेरी गुड, इन बिटवीन गुड जॉब। एंड एपीएफसी इज एन एक्सेलेंट जॉब, गुड जॉब एंड एक्सेलेंट जॉब। ये तो ये एक्चुअली एग्जाम मैं आपको बताता हूँ चैतन्य कि बहुत अच्छी जॉब है। क्यों? क्योंकि अभी जैसे आपने देखा होगा इंटेलिजेंस ब्यूरो की सिक्योरिटी असिस्टेंट की अभी बहुत सारी वैकेंसीज आई थी, 5,000 के करीब आई थी। उसमें अगर आपको बताऊं मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास थी। और मैं आपको बताऊं उसमें आधे तो यूपीएससी वाले। यस तो मतलब सर। और देश एक में जब ग्रुप डी का पोस्ट है वो, टेक्निकली। आपने बात किया, तो जब अभी आपने ग्रुप डी बात के किया लिए सर। इतनी डिमांड है, तो ग्रुप बी के लिए तो मैं कहूंगा कि सपना है बहुत सारे बच्चों का कि वो अकाउंट्स ऑफिसर भी बन जाए। और यार 5 साल बाद तो एपीएफसी बन ही जाएगा ना। पांच साल मैं बाद तो बोल रहा हूँ अपन सर, एक कमिश्नर बात बन बोलना ही रहे हैं। चाहूंगा मैं, एक बात बोलना चाहूंगा, कोई एग्जाम कोई नहीं भी लोग निकलता समझते हैं कि एग्जाम नहीं भी निकलता तो भी 5 साल बाद इंसान कमिश्नर तो बन ही रहा 5 साल बाद तो एपीएफसी एपीएफसी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं आप सर, है। एक बैकअप रहता है सर। हाँ, आप एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एम्प्लॉय हो, कोई निकला ना निकला, और एक
आप मान के चलो 10-15 मार्क्स आपका एक एड ऑन है। कोई भी दूसरे इंटरव्यू में आप जाओगे ना, तो वहाँ पे आपका जो एक्सपीरियंस आप गवर्नमेंट का एक इकोसिस्टम का पार्ट होने का मिल रहा है आपको, वो इंटरव्यू में आपको ऑलरेडी 10-15 मार्क्स आगे सबसे अलग होगा आपका। और मैं और एक बात बोलना चाहूँगा सर एस्पिरेंट्स को कि लोग समझते हैं कि ग्रुप बी का जॉब थोड़ा छोटा है वगैरह, तो मैं उनसे एक सवाल करूँगा कि सर आप लोग एसएससी को बैठते हो, इंटेलिजेंस ब्यूरो के एसी आयोग के इतने जॉब्स वैकेंसीज आए थे ये साल, आप वो एग्जाम देते हो तो उससे तो ये कई गुना बेटर जॉब है, ग्रुप बी का जॉब है। प्लस इट्स एन डेस्क जॉब फॉर फर्स्ट 2 इयर्स, नॉट एन फील्ड जॉब। और इट्स सेफ, नॉट बड़ी सेफ जॉब है गर्ल्स के लिए, जो या आईबी में या कहीं भी जाना चाहती है गर्ल्स उनके के लिए लिए तो। तो बेस्ट जॉब मैं बोलूंगा सर, गर्ल्स के लिए बेस्ट जॉब। और सब सिटीज सेफ है सर, अच्छे अच्छे सिटीज में ही इनका ऑफिसेज है सर। मेट्रो सिटीज में पोस्टिंग हो बाकी रही है उनकी। बाकी एग्जाम को डिमोरलाइज नहीं करना चाहता हूँ बिल्कुल, बट अगर एपीएफसी भी ना हो तो इतने सारे वैकेंसीज एओईओ के आ गए सर, मुझे नहीं लगता आगे अगले साल अभी जो कैडर रिस्ट्रक्चरिंग वगैरह है, तो एक सबने बैकपैक करके तुरंत अभी से ही कोर्स या कुछ ज्वाइन करके अभी से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग ये एग्जाम का फॉर्म भरेंगे। देखो सर कंपटीशन अभी हम लोग भी रहेंगे एग्जाम में, फिर ये प्रीलिम्स जो देंगे वो जो सिलेक्ट नहीं होंगे, या मेंस जो देंगे वो जो सिलेक्ट नहीं होंगे, सीएपीएफ वाले वगैरह सबके साथ इनका कंपटीशन है। तो बिगनर ने तो मैं कहूंगा कि अभी से ही स्टार्ट कर देना चाहिए। और कोई अगर प्रो भी है मेरे ऐसा वगैरह, मुझे भी पिछले साल के पेपर से ये अंदाजा तो आ गया है, जो प्रो, मैं वार्निंग के साथ कहूंगा, जो प्रो है जिन्होंने इसके पहले एग्जाम क्लियर कर चुके वगैरह, उनको एटलीस्ट 3-4 मंथ्स का तो प्रिपरेशन लगेगा लगेगा सर। हाँ। अब वो बात नहीं रही सर, अब वो बात नहीं रही 23 जैसी कि भाई तुमने जैसा व्यास है इसका और बस 23 में तो मटेरियल हाँ, मटेरियल पढ़ लिया, 2x पे वीडियो देख लिए, एक गाइडेंस की नीड है, अभी अब गाइडेंस थोड़ी की नीड थोड़ी है सर। मेहनत और हमें भी करनी पड़ेगी। आपको पता हो तो क्या 2025 में जजमेंट भी पूछ लिया था इन्होंने। यस लेबर लॉ के गाइडेंस जजमेंट्स गाइडेंस पहले नहीं में पढ़ा अभी करते थे। अभी भी मैं एओ बनने के बाद भी आपका चैनल में फॉलो करता हूँ, और अभी करंट अफेयर्स का अपने अपने जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया है मैं अभी भी उसको, हालांकि एग्जाम का पता नहीं कब आएगा, कि मेरे पास ऑलरेडी एक जॉब है, एओ का अभी भी जॉब है, पर मैं तो भी अभी से ही वो करंट अफेयर्स फॉलो कर रहा हूँ, पीडीएफ बहुत वगैरह, बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि आप सेलेक्टेड या होके भी अगर वो देख रहे हैं, और आधे बच्चे ऐसे हैं जो सेलेक्टेड नहीं है, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने देखना छोड़ दिया। शुरू के 2 दिन बाद ही धीरे धीरे उन्होंने सारी ये हालत कि खुश हो गई, सारा उन्होंने ये मोटिवेशन देखना चला चाहिए गया। सर, कंपटीशन कंपटीशन कितनी है ना सर, वो बात मैं बोल रहा हूँ कि ये वैकेंसीज अभी लकी है, वो जो भी देगा वो लकी है। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है सर, ईपीएफओ में 2017 में वैकेंसी आई थी, फिर 2021 में आई थी, फिर 2023 में आई, 25 में आई, 2-2 साल के गैप में, और तुरंत अभी 26 में आने वाली है। तो और बम्पर वैकेंसीज है, ऐसे भी नहीं कम है। देर इज हाई चांस, आप सिलेक्शन रेशियो भी देखोगे तो बहुत ज्यादा चांस है, अगर कोई 6 महीना अच्छे से, बिगनर की बात कर रहा हूँ मैं, अगर कोई क्लास या व्यास आईएएस या कोई भी अगर ये, पर मैं तो रेकमेंड करूंगा व्यास आईएएस में ही ये करे, जो हैंड थैंक यू। होल्डिंग और जो मटेरियल है वो, और आयुष सर का जो अलग लेवल का जो और आप कैरी करते हैं सर, जो देंगे क्लास में, जो कंसेप्चुअली आप पढ़ाते, क्या हम देखते हैं सर बाकी क्लासेस में उन्होंने हायर कर रखा है अलग से फाउंडर, जो अलग से मेंटर होता है, वो मेंटरशिप सेशन लेते हैं, पढ़ाते कोई और है, इधर पढ़ाने वाला भी वही है और मेंटर भी वही है, सब वही, आप मीन्स ऑल ऑल इन वन सर, और आपकी टीम भी अच्छी खासी नहीं, टीम है। आप आपके जैसे मेहनत करने वाले बच्चे भी मिलते हैं तो भी हमें फायदा होता है, तो भी एग्जाम निकलता है। वरना जैसा कि मैं आपको कह रहा हूँ कि बच्चे भी कई बार ऐसे आते हैं कि शुरू के 1 महीना तो बहुत जोश रहता है, जब जब नोट, फिर जैसे ही धीरे धीरे एग्जाम आने लगता है सारा जोश चला जाता है। तो यही तो रोल आता है मेंटर का और क्लास का रोल, यही तो इम्पोर्टेंट ये करता है कि आप, कोई बोलेगा कि मैं 3 मंथ्स के सेल्फ स्टडी पे कर लूंगा, नथिंग बैड इन दैट, बट अभी जो पेपर का लेवल है 2025 का, और पहली बात पेपर का लेवल, सेकंड बात कंपटीशन, जो कंपटीशन दे हैव टू कॉम्पीट विद यूपीएससी मेंस वाला स्टूडेंट्स हाँ, जो इंटरव्यू क्योंकि क्लियर वो नहीं सारे किया, वो उनके साथ कंपटीशन है, फिर हम्म, एसएससी वाले भी है, फिर हमारे जैसे एओयूज जो है उनके साथ कंपटीशन है। तो अगर वो करना है तो एक टाइम फ्रेम में रेगुलर डिसिप्लिन के साथ 4-5 घंटा अभी से करेंगे तो ये डुएबल है सर एग्जाम। 6 महीना तो लगेगा ये एग्जाम क्लियर करने में, नो डाउट इन दैट। और एक कोई क्लास को ज्वाइन करेंगे तो अभी कंसेप्चुअल और टेक्निकल क्वेश्चन है, तो आई डोंट थिंक बस रट्टा मार के होगा ये एग्जाम क्लियर, कोई क्लास वगैरह से ही वो क्लियर होगा। डिफिकल्टी सेशंस वगैरह आप कंडक्ट करते हैं, डाउट्स मेंटरिंग सेशंस, हाँ, वो पिछली बहुत बार रिवीजन इंपॉर्टेंट। सेशन भी मैंने लिए थे, क्या 4-4 घंटे में आप आपको याद हो तो 4 घंटे क्या में भी। मैराथन सेशन आप, हाँ, मैं आपके पास सीएससी का कर रहा था, तो आप हर संडे, बेसिकली संडे तो हॉलीडे तब होता है, पर आप तब आप आप इतना, आते थे सीएससी की मेंटरशिप के लिए, और उस टाइम पे मैं स्टूडेंट्स का संडे। इतना केयर करते हो कि हाँ, आप 4-4 आवर्स का
हाँ, एक बार नहीं, बार-बार आप रिवीजन, मैंने तो कोई ऐसा टीचर नहीं देखा है जो लेबर लॉज़ वगैरह वगैरह 3 बार रिवाइज़ कराता हूँ, ऐसा कोई टीचर तो मैंने नहीं देखा है, इतना अच्छा टीचर। खुद का टाइम हॉलिडे छोड़ के अगर स्टूडेंट्स के लिए कर रहा है, तो स्टूडेंट्स ने भी वो रेसिप्रोकेट करना चाहिए। उनके एक टीचर अगर मेहनत कर रहा है तो स्टूडेंट्स ने भी वो फॉलो करना चाहिए। और क्लासेस का यही रोल करता है कि क्लासेस एक मोमेंटम देता है सर, और लास्ट में जो 2 मंथ्स का जो टेस्ट सीरीज वगैरह है, वहाँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है सर। ये एग्जाम बस अभी पीडीएफ वगैरह पढ़ के तुम एग्जाम दोगे, ऐसा तो निकलने वाला है नहीं ये एग्जाम। तुमको प्रॉपरली डिसिप्लिन मैनर में 3 मंथ्स का प्रिपेयर करना पड़ेगा, कंटेंट, अच्छा कंटेंट, कंसेप्चुअली क्लियर। अकाउंटिंग तो बहुत लोग डरते हैं, पर कोई क्लास वगैरह लगा के, अकाउंटिंग का मॉड्यूल लगा के और उसके न्यूमेरिकल्स, मेंटरिंग और करके, दैट्स अचीवेबल सर। नथिंग आपका इज भी इम्पॉसिबल। साइंस बैकग्राउंड ही रहा है, आपका भी नहीं था कॉमर्स बैकग्राउंड, फिर भी आपने यस निकाला है। सर, अकाउंटिंग आपने बहुत हेल्प की थी सर। इंटरव्यू में भी मैं उसको इग्नोर कर रहा था, पर मैं सर को थैंक यू बोलना चाहूंगा वापस ही मीडियम से, कि सर ने बोला था कि अकाउंटिंग करके जाना अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चंस और 2-3 क्वेश्चंस मुझे इंटरव्यू में पूछ लिया था सर। बिल्कुल सर। इस बार फिर अभी इंटरव्यू पेंडिंग है 2025 वालों का, यस और सर, उनके यस सर। इंटरव्यूज भी जून में होने जा रहे हैं, फिर जुलाई में ही नोटिफिकेशन आ जाएगा। और फिर सर वो भी तो बैठेंगे ही एग्जाम के लिए, हाँ, जो वो ईओएल तो देंगे। देंगे कि- तो वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि बिगनर्स को अभी बिल्कुल ये नहीं करना चाहिए, वेट नहीं करना चाहिए, तुरंत कोई ना कोई क्लास, बेसिकली मैं तो वैसा ऐसे रिकमेंड करूंगा कि ज्वाइन करके उन्होंने तुरंत प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए सर, बिल्कुल, 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 बिना टाइम वेस्ट किए सर। बिल्कुल। ये आपका, जैसे मुझे 2-3 चीज़ें और पूछनी थी कि जनरली बच्चों के मन में सवाल रहता है कि हाउस अकोमोडेशन कैसा रहता है इसमें, प्रोफाइल में? जो सर लेवल 8 का जो एनेक्जर है, उसमें जो हाउसिंग अलाउंस वगैरह है वो पूरा मिलता है सर। देन अच्छा, हाँ, वो जो लेवल 8 वाला है, लेवल 10 को लेवल 10 वाला मिलता है सर, अकोमोडेशन के लिए अलाउंस मिलता है। उस बेसिस पे हम वो क्लेम करके हम हमारा हमारा अकोमोडेशन सॉर्ट आउट कर सकते हैं सर। एंड सेकेंड थिंग इज सर, और बाकी अलाउंसेस भी मिलते हैं, जैसे न्यूज़पेपर अलाउंस है, पर मंथ का 500 रुपीज है। फिर हॉस्पिटैलिटी अच्छा। का एक अलाउंस है 1000 रुपीज पर मंथ का। ये सब जो पर्क्स है, ये सब मिलता है सर एम्प्लॉयज को। ट्रैवलिंग अच्छा। अलाउंस मिलता है तो सर। अभी नया पे कमीशन लगने के बाद कितनी सैलरी एक अकाउंट्स ऑफिसर को, एनफोर्समेंट ऑफिसर को एक्सपेक्ट की जा सकती है? एक्सपेक्टेड है सर कि 1.2 लाख तक वगैरह जाएगी हाँ, सैलरी अकाउंट्स ऑफिसर ऑडिबल की। नहीं था, 120 बोल रहे हैं आप? हाँ, 1.2 लाख तक जाएगी सर, एक्सपेक्टेड तो है वैसा। यस सर, क्योंकि अभी तो मई एंड में रिपोर्ट, आपको पता होगा कि मई एंड तक उनको रिपोर्ट सबमिट करना है। बट अगेन वो जो सैलरी होगा, इट्स मोर एडवांटेजेस टू द न्यू कमिंग एस्पिरेंट्स की। अच्छा खासा सैलरी है सर, और अच्छा खासा जॉब है। आप बोलोगे, अभी आपने जिक्र किया था कि डीलिंग असिस्टेंट्स का जो आईबी का जो एड आया है और एसएससी का, तो आप देखोगे तो एक मिथ है कि बहुत काम होता है ईपीएफओ में वगैरह। तो काम होता है लेवल 6 वाले को, जितना लेवल अच्छा। नीचे जाओगे उतना ज्यादा काम होता हाँ, है वो सर। सारा काम जितना सब लेवल उनको ऊपर ही दे जाओगे, दिया। यही होता है जनरली, जैसे आप। यहाँ कमांडिंग का काम है सर, अकाउंट्स ऑफिसर को उनको अच्छा, देखना है कि कमांड करना है, डीलिंग असिस्टेंट्स पे काम करा के लेना है सर। काम होता है अकाउंट्स ऑफिसर, पर काम मेनली वो काम आता है जो डीलिंग असिस्टेंट्स का है, उनका अप्रूव करना काम हमारा है। कमांडिंग रोल। कमांडिंग रोल, मैनेजरल रोल, एंड देन वी हैव टू रिपोर्ट टू आवर एपीएफसी सीनियर। रिस्पॉन्स जैसा वो बोलता है ना सर, बोलते हैं ना सर कि जैसे जैसा लेवल बढ़ता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी बढ़ती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती ही बढ़ती है। पर एक ऑरा कैरी करते हो आप, और एक जो ये जो मिथ है कि बहुत काम है वगैरह, जैसा लेवल कम होता है उतना ज्यादा काम होता है। तो मैं तो हमेशा यही बोलूंगा कि एम हमेशा हाई रखे। ये भी अभी जो एग्जाम देंगे तो एम तो एपीएफसी का ही रखे, उसके साथ साथ एओ भी क्लियर हो जाएगा सर। हम्म, ठीक है, ठीक है चैतन्य, थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। यस और सर, यस सर। इवेंचुअली आपसे जल्दी मुलाकात होगी इस सिलसिले में। और जैसे जैसे टाइम मिले आते जाइएगा सैटरडे संडे, ठीक है? जी मिलते सर, रहिए। जी सर। और इस बार भी आप यस दीजिए, इस बार पीएफ कमिश्नर बन के रहिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप वो एग्जाम भी निकालेंगे, क्योंकि पैटर्न मोर और लेस सेम रहेगा, वनडे सेम एग्जाम रहेगा सर। रहेगा। और डेफिनेटली बहुत सारे बच्चे हमारे साथ और सक्सेसफुल मैं होंगे। बाकी स्टूडेंट्स को भी बोलूंगा कि मैं एओ होके भी मैं खुद एनरोल करूंगा कोर्स में, अरे क्योंकि मैं पब्लिसिटी वगैरह कुछ मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, पर सही, मैं समझ रहा वो आप आप क्लेम करते हो, आप उस पे
खड़े रहते हो सर कि इतना नहीं, ट्रस्टवर्दी और सपोर्टिव मैंने नहीं देखा है पहला क्लास पहला को। सेशन मैंने आपके साथ इसलिए लिया क्योंकि आप मुझसे काफी टाइम से जुड़े हुए हो, वरना ऐसे तो 150-200 इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स है 2017, 20, 23 जो काफी टाइम से जुड़े हुए, बट मुझे सबसे पहला जो लगा कि बच्चों को जो जेन्युइन बता पाएगा वो आप थे, क्योंकि काफी टाइम से आप जुड़े हुए हो और एक आप उस यस सर, स्टेज में हो जब इंसान यूथफुल स्टेज में होता है, जिसके बाद अटेम्प्ट्स हैं, तो वो हाँ सर, कैलकुलेट करता है चीज़ों को कि सीएपीएफ, सीएसी, ईपीएफ हो तो ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाता है। अगर आपके पास अटेम्प्ट्स नहीं यस होते सर, तो आप तो फिर सब बेहतर ही होता ईपीएफओ, फिर तो आप बेस्ट ही कहते। बट इन दिस यस सर, यूथफुल स्टेज वेयर यू हैव द अटेम्प्ट्स, उस स्टेज में जो जेन्युइन एनालिस जो रिकमेंडेशन होती है वो कंपैरेटिव रिकमेंडेशन होती है। यस सर, यस। एंड सर अभी ये जॉब पे मैं इतना पॉजिटिव हूँ और होपफुल हूँ, मैं सीएसी भी दे रहा हूँ, सीएपीएफ भी दे रहा हूँ, आरबीआई की भी तैयारी करूंगा, तो इतने सारे अपॉर्चुनिटीज और इनफैक्ट खुल गए, मेरे को टाइम मिल गया और एक ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया, क्योंकि मुझे पता है कि बाकी लोग मेरे साथ अगर बैठेंगे तो इंटरव्यू में मेरा एक एज अप होगा ये बिल्कुल, जॉब के वजह से। बिल्कुल, यस बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू सो मच चैतन्य, मिलते हैं जल्द। यस थैंक यू सो मच फॉर टुडेज़ सेशन। यस, थैंक यू सो मच। प्लेजर प्लेजर सर, थैंक यू।